Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. You're keeping up with your revision plans. You're keeping up with your schedule, your studies. So things are going as directed. फिर भी नहीं होता है कभी कभी. आई अंडरस्टैंड बट डोंट वरी एट ऑल. जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. यू आर द बेस्ट पर्सन. आपको पता है आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है और कितना, मतलब वो नाप तोल का हिसाब जो होता है ना, वो हर एक को अपनी प्रिपरेशन का खुद ही पता है. वो होता है कि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते. तो सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस. आपको जो लगता है कि अच्छा ये मेरी वीकनेस है, अपनी वीकनेस पे काम करो. स्ट्रेंथ तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ही सही, उसको बरकरार रखें और उस पर रिविजन करते रहें. ठीक है जी. अननेसेसरी कोई नए सोर्सेज इस टाइम पे मत लें. इट इज़ फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कमिंग अटेम्प्ट. सो जितना कर लिया बेस्ट है. रिवीजन मल्टीपल करें, टेस्ट ज़रूर लगाएं और सेशन साथ साथ डेली देखते रहें. सेशन अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट इट. कॉमेंट सेक्शन में यू आर गिविंग सच लवली नाइस कॉमेंट. थैंक यू फॉर दैट. तो ऐसे ही कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर देते रहा करो. ठीक है. एज फार एज टूडेज लेक्चर इज कंसर्न, दीज आर दी आर्टिकल्स जो आज हम बात करने वाले हैं. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे. रिपोर्ट है तो मेंस से भी कनेक्ट कर सकते हो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब होता है, क्या थीम है, वो डिस्कस करेंगे. कोकोआ के बारे में पढ़ेंगे. ये बेसिकली न्यूज़ में है तो कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूंगी. सो विल टॉक अबाउट उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस, मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स, ये सारे डिस्कशन होगी. हिंदू के अंदर एक एडिटोरियल रहा है रिगार्डिंग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फॉर इंडिया. सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे. अच्छा, यहाँ पर इन दो आर्टिकल्स के लिए यू शुड हैव पेन एंड पेपर विद यू. आई विल गिव यू नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो वो पॉइंट्स आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं. सुनो और साथ साथ लिखते चलो. जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो अपने पॉइंट्स लिखते जाओ. तो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, क्या होता है इससे, इसका मतलब क्या सिग्निफिकेंस है इसका. और हमने इंडिया भूटान का रिलेशनशिप भी देखा है. जो एग्रीमेंट्स हुए वो डिस्कस करे थे. तो भूटान भी हमारा नेबर है, राइट. तो क्या चैलेंजेस आते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड. अच्छा, हाउ कैन वी मेक इट मोर इफेक्टिव. तो वो सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए. और ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो मैं आपको वैसे बताऊं, आप ना प्रीवियस ईयर पेपर देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. PYQs देखो. 2017 का मेंस के पेपर में, GS पेपर 2 में यूपीएससी ने पूछा था, एक स्टेटमेंट डाली कि मतलब चाइना अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को यूज कर रहा है एज अ टूल टू डेवलप इट्स पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया. ऐसे करके स्टेटमेंट थी और ये हमको पता है ये चाइना ये कर रहा है. सो उन्होंने कहा कि इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर. तो वो ये जो नेबर वाला कॉन्सेप्ट जब लग जाता है ना, तो यहाँ से भी आप पॉइंट्स ले सकते हो. सो वो एक स्टेटमेंट डालने के बाद कि चाइना इज यूजिंग इज मिलिट्री पावर टू हैव दैट इम्पैक्ट इन एशिया. सो इन दैट लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज अ नेबर, राइट. तो ये वहाँ काम आएंगे पॉइंट्स. अच्छा, फिर उसके बाद बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फॉर MSME. तो MSME का करंट स्टेटस क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए. पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये. सो व्हेन विल कम टू दिस आर्टिकल आई डिस्कस इट इन डिटेल. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लिंक कर सकते हो. तो वो सारे पॉइंट्स. अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ना, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम MSMEs, सो इट इज अ रिपोर्ट. और ये रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज करी गई बाय नीति आयोग. सॉरी राइटिंग के लिए, बट पता आपको चल ही रहा है कि हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की, कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स देखेंगे और इंडिया के MSME सेक्टर के बारे में बात करेंगे. ठीक है जी. तो एक आइडिया आपको लग गया है क्या कुछ रहेगा इस सेशन में. शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. फिनलैंड एक बार फिर से क्लेम कर चुका है द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री. और ये लगातार 7वीं बार, मतलब 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर ये हो चुका है फिनलैंड का. और ये है अकॉर्डिंग टू द एनुअल UN स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं. खुशी, वैसे हर किसी खुश रहना चाहिए. देखो,
खुश रहने का मतलब सिर्फ आपके पास पैसा है, पैसे से खुशी होना, अब वो फिलॉसफी वाली फिलोसफिकल टॉक्स नहीं करनी है, बट एक अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो, मेंटल पीस ऑफ माइंड हो, राइट? तो बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं। योर फ्रीडम, अगर मैं आपको एक कमरे में कैद करके रखूं और आपको अच्छा पैसा दूं और कहूँ ऑनलाइन शॉपिंग कर लो बस, तो वो बात नहीं होगी ना। फ्रीडम भी चाहिए है। खुशी होती है जब कोई करप्शन नहीं होता है कहीं पे, है ना, एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वल। और ये बहुत से फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कहीं पे, राइट? सो दैट इज व्हाट, कुल मिला के जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो सब। रही बात हैप्पीनेस की, मतलब इस रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट क्या क्या कहती है वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ जो आपको मालूम होने चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज अ मतलब एक ऐसा लगा लो, एक सर्वे होता है दैट ट्राइज टू फिगर आउट कि अच्छा कौन सी कंट्रीज हैव द हैप्पीएस्ट पीपल, राइट? सो मतलब हाउ मच मनी दे हैव, हाउ हेल्दी दे आर दे फीलिंग सेफ, फ्री। सो वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं टू गिव ईच कंट्री स्कोर फॉर हैप्पीनेस। और उसमें फिनलैंड जो है रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 7 years in a row now. So ये जो एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इज अ पार्टनरशिप ऑफ गैलप, द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, SDSN, UN Sustainable Development Solution Networks and World Happiness Reports Editorial Board. Prelims के लिए important है. So a global survey, it's based on global survey data from people, based on people's own assessments of their happiness. मतलब they ask people all over the world about अच्छा आप how happy you are living in this particular state, in this particular city, is it safe, how you look at things, how much money they have, how healthy you are there, right? So ये वहाँ से फिर हम इस happiness report पे आते हैं. So it is based on, it considers 6 key factors: social support, income, health, freedom, generosity and absence of corruption. Important है. So it assigns a happiness score based on an average of data over 3-year period. 3 साल का एक एवरेज के हिसाब से फिर वो असाइन करते हैं डेटा, उस हिसाब से दे कम अप विद दिस रिपोर्ट. अच्छा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हाइलाइट्स ये हैं कि द नॉर्डिक नेशंस कंटिन्यू टू डोमिनेट द टॉप रैंकिंग्स. आज भी अभी 7 साल से लगातार फिनलैंड टॉप कर रहा है. और अगर मैं टॉप 10 कंट्रीज की बात करूं तो डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ये टॉप 10 में आती हैं. जितनी 143 कंट्रीज को सर्वे किया तो उसमें से अफगानिस्तान सबसे बॉटम में है. 10 सालों में ये पहली बार हुआ है कि यूएस और जर्मनी की अपनी पोजीशंस जो हैं मतलब दे स्लिप्ड आउट ऑफ द टॉप 20 हैप्पीएस्ट नेशंस. और यूएस आया 23rd पोजीशन पे, जर्मनी आया है 24th पोजीशन पे. ठीक है. सो द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स अ चेंज वेयर इन द हैप्पीएस्ट कंट्रीज नो लॉन्गर इंक्लूड एनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशंस. What's interesting is that none of the world's जो भी most populous country है they are among the happiest ones. नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया जिनकी पॉपुलेशन 15 मिलियन से ज़्यादा है, वो मतलब they have made it into the top 10 happiest countries. Otherwise most populous countries में से कोई भी अभी तक top 10 में नहीं आया. खुशी नहीं होगी ज़्यादा. Now where does India stand? इंडिया इज रैंक 126th ऑन द लिस्ट. पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर. और ये माना जा रहा है कि इंडिया में जो ओल्डर एज है ना, वहां वो जुड़े हुए हैं विद दैट हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन. एज पीपल गेट ओल्डर, ये इंडिया की बात कर रही हूं मैं, दे टेंड टू फील लाइक मोर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ. और इसमें भी ओल्डर मेन स्पेसिफिकली, those who are married, those who have received education. लेकिन older women in India, according to the report, they have that lower life satisfaction as compared to older men. Older women in India report lower life satisfaction than older men. औरतों को satisfaction नहीं होती. So factors like that's just a joke, तो serious नहीं लेना है, ताकि याद रह जाए कि अच्छा रिपोर्ट ने ऐसा कहा था. Now factors like अच्छा how satisfied people are where with
अच्छा आप कहाँ रहते हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं, जिस सिटी में आप रहते हो, आर यू फीलिंग लाइक कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग तो नहीं है, राइट। हाउ दे रेट, आप अपनी हेल्थ को कितना कैसे यू रेट आउट कि वहाँ आपको बेस्ट मेडिकल असिस्टेंस मिलता है या नहीं मिलता है. सो इफ पीपल आर हैप्पी विद देयर लिविंग अरेंजमेंट्स ना एंड दे डोंट फील डिस्क्रिमिनेटेड, दे आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट हायर लाइफ सेटिस्फेक्शन, राइट. सो सेटिस्फेक्शन विद दैट लिविंग अरेंजमेंट्स, ये कुछ टॉप प्रिडिक्टर्स हैं ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन, राइट. बाकी सेटिस्फाइड तो कभी कोई होता नहीं है पूरी तरीके से, बट फिर भी अगर आपको एक अच्छा खाना, अच्छी हेल्थ, अच्छी सराउंडिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मिल रही है, तो दीज आर सम ऑफ, मतलब टॉप 3 में आप प्रिडिक्टर्स लगा सकते हो ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन. वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पे आते हैं. अगला आर्टिकल है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. हर साल होता है 21 मार्च को. तो 21st ऑफ मार्च इज योर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. लोगों को रिमाइंड कराना है पेड़ों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, उनका क्या सिग्निफिकेंस है. कंट्रीज को एनकरेज किया जाता है कि रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, लोकल ड्राइव्स. सो यू सेट अप, यू एनकरेज पीपल, राइट. कैंपेन्स ऐसे हों, प्लांटिंग कैंपेन्स आए, ट्री रिलेटेड कैंपेन्स लेकर आया जाए. तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के लिए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, दे आर द कोऑर्डिनेटर्स. हर साल 21 मार्च को ही क्यों होता है ये, मतलब यहाँ थोड़ी आपकी ज्योग्राफी जग जानी चाहिए. फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी हैं. दे गिव यू क्लीन एयर, वाटर, शेल्टर फॉर एनिमल्स. दे हेल्प यू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, right? So it's really very important to take care of them. So countries all over the world are encouraged to do things like planting trees, organizing events. Now as far as history is concerned, ये जो आइडिया था ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे एज फॉरेस्ट, वो 1971 में दैट आइडिया केम व्हेन जनरल असेंबली ऑफ यूरोपियन कॉन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर सजेस्टेड इट. ठीक है, सो द जनरल असेंबली सजेस्टेड दैट वी शुड डेडिकेट दिस डे. अब 21 मार्च को ही क्यों चुना, क्योंकि इक्विनॉक्स. सो इट लाइन्स अप विद द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द स्टार्ट ऑफ ऑटम इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. तो स्प्रिंग नॉर्दर्न में और ऑटम सर्दर्न हेमिस्फीयर में. और ये सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि देखो तो आपको पता है 21 मार्च को क्या होता है, व्हेन डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, इट हैपेंस ड्यूरिंग इक्विनॉक्स. तो 21st March was chosen and was forest day as it coincides with vernal equinox and autumn equinox in northern and southern hemispheres. Theme for this year is forest and innovation, new solutions for a better world. कोकोआ की बात करते हैं. शॉर्टेज ऑफ दीज कोकोआ बीन्स, चॉकलेट जिन्हें पसंद है, तो इट हैज़ लेड टू नियर, क्योंकि इन बीन्स की थोड़ा शॉर्टेज होने की वजह से इट हैज़ लेड टू नियर शट डाउन ऑफ प्रोसेसिंग प्लांट्स इन आइवरी कोस्ट एंड घाना, द 2 countries विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन. यहाँ पर कोकोआ बीन्स की शॉर्टेज होने की वजह से जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं दे गॉट नियर टू शट डाउन. बात करते हैं कोकोआ की. एक इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है चॉकलेट्स के लिए, दैट इज ग्रोन फॉर around the world and it is known as a crop of humid tropics. Amazon basin of South America, it is native to that area. So mainly ये कहाँ grow होता है, around the equator between 20 degrees latitude north and south. ठीक है जी. So for cocoa to thrive, मतलब specific weather conditions चाहिए आपको. क्या क्या चाहिए है? It can grow up to 300 meter above mean sea level. रेनफॉल 1500 से 2000 mm. टेम्परेचर 59 डिग्री सेल्सियस टू 39 डिग्री सेल्सियस विद ऑप्टिमम ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, वो एक आइडियल रहता है. सॉइल के लिए डीप वेल ड्रेन सॉइल चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ एरिया अंडर कोकोआ कल्टिवेशन इज ऑन क्ले लोम एंड सैंडी लोम सॉइल. ग्रोज वेल इन द pH रेंज ऑफ 6.5 to 7. शेड रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पर they naturally, मतलब कोकोआ प्लांट्स नेचुरली इन्वॉल्व इन द शेडी अंडर स्टोरी ऑफ अमेजोनियन फॉरेस्ट. इसका मतलब जैसे बड़े पेड़ हैं, राइट, तो उनकी जब कोई बड़ा पेड़ होगा तो वहां पर आपको वो शेड पड़ती है ना आफ्टर टॉलर ट्रीज, तो वहां फिर वो अच्छे से थ्राइव कर पाते हैं. एंड व्हेन कमर्शियली कल्टिवेटेड दीज प्लांट्स स्टिल नीड सम, मतलब दे नीड शेड लाइक अबाउट 50% of available sunlight. So thus commercial cultivation of cocoa can be taken up in plantations जहाँ पर 50%, मतलब लाइट का 50% is ideally available, बाकी
शेड भी पड़े, थोड़ी सी शेड रिक्वायरमेंट इतनी रहती है। 70% ऑफ द वर्ल्ड कोकोआ बीन्स दे कम फ्रॉम 4 वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजेरिया, कैमरून। तो ये कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर जाओ, कर्नाटका घूमो, केरला घूमो, तमिलनाडु घूमो, चॉकलेट्स की बहुत शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, एंड इट इज मेनली एज इंटर क्रॉप विद एरिकानट एंड कोकोनट। ठीक है, चलिए बात करते हैं एडिटोरियल पे। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पाकिस्तान लगता है इधर, नेपाल है, चाइना है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो मतलब पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? ज़रूरत के टाइम पे पड़ोसी काम आते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, रिश्तेदार बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले आ जाते हैं। देखो, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, जिनका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए, इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से कहीं से स्टेटमेंट बन गई तो यस। अब बात करते हैं, सुनने की बातें हैं ये, वो रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है, लाइंस दिखा के फटाफट पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है ये। जितना समझोगे, जितना रैशनल थिंकिंग वाली बात आएगी, उतना चीज़ें आपके काम आएंगी। इंडिया की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है ना, इट हैज़ लॉन्ग मतलब प्रायोरिटाइज्ड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इट्स नेबर कंट्रीज। मतलब इंडिया पुट्स लॉट ऑफ एफर्ट इनटू गेटिंग अलोंग विद द कंट्रीज जो इनके साथ अपन बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि मैनेजिंग दीज रिलेशनशिप इफेक्टिवली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इफ यू वांट टू हैव योर इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इन एशिया, ग्लोबली। क्यों मैं अभी सारी बातें करूंगी। हालांकि इंडिया फेसेस चैलेंजेस फ्रॉम इट्स नेबर्स, पाकिस्तान लगा लो, कुछ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, अभी भूटान में भी हमने कुछ चैलेंजेस देखे, मतलब होता है, इकोनॉमिक इश्यूज भी होते हैं। और जब ये होता है तो इंडिया फोकस टेंड्स टू शिफ्ट बैक टू इट्स ओन रीजन, राइट। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इंडिया के लिए इट बिकम्स हार्डर टू डील विद बिगर प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि बगल में अच्छे संबंध नहीं चल रहे होंगे तो फिर दिक्कत होती है ना। सो ये जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथनिंग टाइज विद नेबरिंग कंट्रीज एंड मेकिंग श्योर वी आर इन गुड टर्म्स, दे आर इन गुड टर्म्स विद इंडिया। सो इफ इंडिया वांट्स टू compete विद चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन फॉर दैट मैटर, इट नीड्स टू मेक श्योर कि उसके बहुत फ्रेंडली, उसके क्लोज जो नेबर्स हैं उनके साथ उसके अच्छे रिश्ते हों, है ना। इंडिया हैज बीन डूइंग वेल इन रिलेशंस विद भूटान एंड इट्स इंपॉर्टेंट। अपना वो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ तो भी भूटान ने हमारी हेल्प करी, सोल्जर्स को एंट्री दी। सो इमीडिएट नेबर्स के साथ देखो, एक सॉफ्ट पॉलिसी होती है ना, वो सॉफ्ट पावर की बात होती है, जब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदूकें लेके खड़े हो जाओ कि नहीं काम करना है, तो वो नहीं चाहिए। सॉफ्ट पावर, आपके कल्चरल टाइज हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, राइट। सो इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर पोजीशन एज अ की प्लेयर इन एशिया ऑल्सो एंड बियॉन्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So India's neighborhood first policy is very important part of कि अच्छा how India deals with other countries that are right next to it. Are you getting my point? So अगर मैं इसके पर्पस की बात करूं तो एक तो है इंडिया wants neighborhood की बात कर रही हूं जब मैं, कि what is the purpose of India's neighborhood first policy? What it focuses on? Connectivity. पहली बात, 3 चीजें हैं। कनेक्टिविटी, resources, energy, goods, workers, information, it moves freely across borders. We have agreements with countries in South Asian region to ensure this flow. ये purpose है। दूसरा, improving relation with neighbors, so peace and stability बनी रहती है। तीसरा, India wants to boost trade with its neighbor. It participates in groups like SAARC. We have this Bangladesh, Bhutan, India, Nepal grouping, जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फॉर इंडिया, काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। ये सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको दे रही हूँ, आप लिख सकते हो, मैं इसको समझाती चलती हूँ। आप नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे से काम करो, मतलब आपके अच्छे संबंध हो, तो इंडिया कैन बैलेंस आउट दैट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। सो इंडिया ये जो कॉपरेशन होगी, इट विल हेल्प इंडिया टू बी ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दैट रीजन, और स्टेबल होगा, सिक्योर होगा। देन सपोर्ट इन मल्टीलेटरल फोरा, मतलब जब आपके पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं ना,
ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में भी फिर वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बन के जाती है, यूनाइटेड नेशंस में, WTO में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट. एंश्योरिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. Working with Myanmar, it helps India to deal with insurgency in its northeastern states. So ये important है. Enhancing maritime security. अगर आप मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ if you have, we are working closely, it is very important for keeping the seas around India safe. So it will help India to deal with security challenges like terrorism, piracy, addressing energy security. So cooperation with neighbors like जैसे नेपाल है, भूटान है, countries जो है in the Indian Ocean, it helps India ensure कि मतलब it has enough energy resources, क्योंकि lot of oil and gas come through sea routes also, है ना. Bridging development deficits. India can help develop regions that are less developed. मतलब आप बांग्लादेश के ports use कर रहे हो for transporting goods to these areas, development boost होती है. तो बात अब वो मैंने आपको बताई थी ना, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी वाली. कल्चरल टाइज, आपके हिस्टोरिकल टाइज जो नेबर्स के होते हैं, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के अंदर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिग पार्ट. कल्चरल, जब अच्छा ये सेम कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, शेयर्ड हेरिटेज है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है रीजन पे, और आपके जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो और अच्छे होते हैं. ठीक है जी, क्लियर हो गया. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, क्या चैलेंजेस वी आर फेसिंग दैट मेक इट डिफिकल्ट टू अचीव इट्स गोल्स. पहला तो देखो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं दैट आर पोरस बॉर्डर्स. नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान से फिर सपोर्ट मिलता है, वो कंसर्न है एक. जब आपके स्ट्रेन रिलेशंस हैं विद सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं फिर एट समिट्स, फिर एग्रीमेंट्स दे गेट स्टॉल्ड, वहां दिक्कत आती है, राइट. फिर वो एक इमीडिएट नेबर और एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है ना, तो वहां फिर एफर्ट्स थोड़े डाइल्यूट हो जाते हैं. तीसरा पॉइंट, चाइना के जो ग्रोइंग ट्रेड रिलेशनशिप है विद सार्क कंट्रीज, उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वाला, वो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट. कभी कभी नेबरिंग कंट्रीज को ऐसा लगता है दैट इंडिया डजंट ट्रीट देम इक्वली व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और ट्रेड डील्स. बॉर्डर एरियाज पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो नहीं है, फिर वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, रेलवे कनेक्शन नहीं होते हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जैसे नहीं थे इन द पास्ट, वहां दिक्कत आती है फिर. ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो चैलेंजेस में चले जाते हैं. व्हाट आर द सॉल्यूशंस, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. 2-3 टूरिज्म प्रमोट करो, जैसे ये एक सॉल्यूशन है, और ज्यादा देशों में टूरिज्म हो, राइट. तो आप और क्या पॉइंट्स लेकर आ सकते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका टाइटल है बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम MSMEs, विच रिकमेंड्स दैट गवर्नमेंट मस्ट मेक इट ईजियर फॉर स्मॉलर फर्म्स टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. पढ़ते हैं इसके बारे में. ये जो रिपोर्ट है ना, पहले तो ये रिपोर्ट के रिकमेंडेशन देखो. पहला क्या है, सिंगल इंफॉर्मेशन पोर्टल हो फॉर एक्सपोर्टर्स, एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करे टू प्रोवाइड एक्सपोर्टर्स विद ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड अबाउट मार्केट टैरिफ्स, पेपर वर्क रिक्वायरमेंट, फाइनेंस सोर्सेज, सर्विस प्रोवाइडर्स, इंसेंटिव्स, है ना. कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ट्रेड पोर्टल हो टू सिंप्लीफाई द एक्सपोर्ट प्रोसेस. Introduce an annual financial reconciliation process. Create a green channel clearance for e-commerce exports. Promote export credit guarantee. Improve your working capital availability for MSMEs. Government should create incentives to increase the uptake of this guarantee. Right? Ease merchandise exports for MSMEs. अच्छा, ऐसे साथ ही साथ आइडेंटिफाई सच एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये आइडेंटिफाई सेक्टर्स जहाँ पर इंडिया का MSME कैन कम्पीट इन एक्सपोर्ट मार्केट, जैसे अपना टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, आयुर्वेद, हर्बल सप्लीमेंट्स, लेदर गुड्स, वुडन प्रोडक्ट्स, राइट. अभी मैं MSME सेक्टर के करंट सिनारियो की बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है MSME सेक्टर. इट इज प्रोवाइडिंग जॉब टू ओवर 11 करोड़ पीपल
एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 27% ऑफ द कंट्रीज GDP. मतलब इनका बहुत बड़ा एक रोल है. दे प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक आउटपुट. और अगर आप पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखेंगे तो देयर हैव बीन रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू MSMEs. 2019 से 2021 तक की मैं बात करूं तो 40% के आसपास 40 लाख न्यू MSME यूनिट्स वर सेटअप. और 38% लगा हुआ, 38%, अराउंड 38% ऑफ द टोटल 54 लाख MSME यूनिट्स इन इंडिया वो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर. दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स और मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट. फिर इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होगी. ठीक है जी. तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत है. सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.